वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। इस वक्त आप लोग ये तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर पाकिस्तान के इलाका कोहाट की है। जमीन के ऊपर एक रिग लगा हुआ है, एक मशीन लगी हुई है जो जमीन के नीचे से मौजूद ऑयल को जमीन के ऊपर खींच रही है। उसके बाद यही ऑयल है जो आप लोग अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करोगे। जमीन के नीचे ऑयल है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि जमीन के नीचे वाला ये ऑयल कैसे बनता है? किस तरह लोगों को पता चलता है कि जमीन के इस इलाके में नीचे इतनी गहराइयों में ऑयल मौजूद है? किस तरह उसको निकाला जाता है, कैसे उसकी सफाई की जाती है, और कौन कौन से वो इलाके हैं दुनिया के अंदर, कौन कौन से वो कंट्रीज है जहां पर ऑयल के रिजर्व मौजूद है, सबसे बड़ा रिजर्व कहां पर मौजूद है, और क्या ये रिजर्व अनलिमिटेड है? क्या हमेशा हमें तेल मिलता रहेगा या खत्म हो जाएगा? अगर खत्म हो जाएगा तो कितने सालों बाद जमीन पर इस दुनिया से तेल खत्म हो जाएगा? और जब ये तेल खत्म होगा तो फिर क्या होगा? ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आज की वीडियो में मैं खोल कर आपके सामने रखने वाला हूं, इनकी सारी की सारी डिटेल तस्वीरें दिखाकर। तो आप लोग बस वीडियो में मेरे साथ रहिए। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है और आप लोग मौजूद हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। पाकिस्तान में अपनी नोयत का ये पहला यूट्यूब चैनल है, इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली मजीद इस तरह की वीडियो आप लोगों से कहीं स्किप ना हो जाए। तो चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। मैं आपको पहली तस्वीर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है आज की इस वीडियो का, कि जमीन के नीचे ये तेल कहां से आया, किस तरह से बना। तो इसकी डिटेल आप लोग इस तस्वीर से समझिए। इस तेल को जमीन के नीचे बनते हुए मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि लाखों साल लगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से ये सारे का सारा जो तेल जमीन के नीचे हमें मिल रहा है, जो बना जमीन के नीचे, लाखों साल लगे इसको। ये कोई जल्दी होने वाला प्रोसेस नहीं था। तो किस तरह ये प्रोसेस कहां से शुरू होता है? ये प्रोसेस स्टार्ट होता है समंदरों से। हमारी जमीन की उम्र 4 अरब साल से भी ज्यादा है, और तकरीबन 2 अरब साल पहले जमीन के ऊपर कुछ जानवर और जो समुद्री पौधे थे वो समंदर की तह के अंदर दबना स्टार्ट हो गए। ये पहला जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं जहां ऊपर लिखा हुआ है ओशियंस 300-400 मिलियन ईयर्स अगो, ये काम हुआ सबसे पहले। जो समुद्री जानवर थे, जो समुद्री पौधे थे, और वो जानवर जो समंदर की जो साहिल होता है उसके साथ साथ रहते थे, वो समंदर में उनके जो बाकियात थी, जब वो मरे तो वो दबना स्टार्ट हो गए जमीन के अंदर, समंदर की तह में। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, कुछ बैक्टीरियाज भी, कुछ फंजाई भी। ये सारा प्रोसेस बहुत स्लो होता रहा समंदर की उन तहों में, और ये सारे के सारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दबते गए जमीन के नीचे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये गहराइयों में जाते गए और इनके ऊपर प्रेशर लगना स्टार्ट हो गया जमीन का। ये प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग था, इतना जल्दी ये सारा प्रोसीजर नहीं हुआ। अब जब ये सारे के सारे जमीन के अंदर दबते गए तो जमीन की इनके ऊपर एक तह बनती गई। दूसरी तस्वीर में आप लोग देखें, सैंड एंड स्लिट और प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स, ये नीचे जा चुकी है। प्लांट्स और एनिमल्स की जो रिमेन्स थी, जो बाकियात थी, वो अब बहुत नीचे चली गई हैं और उनके ऊपर समंदर है। अब ये प्रोसीजर आगे आता आता क्या हुआ कि जब नीचे वो दब गए तो जमीन का जो कोर है उसके करीब पहुंचे। जमीन के कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो इन प्लांट्स और एनिमल्स की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो रिमेन्स थी, जो बाकियात थी, नीचे से वो टेम्परेचर और ऊपर से जो प्रेशर था, इस टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो ऑयल्स के अंदर चेंज होना शुरू हो गई। सबसे पहले एक केमिकल बना जिसको कैरोजन्स बोलते हैं, और फिर वो कैरोजन जो है वो ऑयल और गैस में तब्दील होना शुरू हुआ। और फिर मैं आपको बताता चलूं कि ये प्रोसेस टाइम टेकिंग था। ये लाखों साल लेने वाला ये प्रोसेस था। प्रोसेस अब भी चल रहा है, प्रोसेस तब भी चल रहा था। सो ये वो सारे का सारा तरीका है, बेसिक मैकेनिज्म आप लोग इसको कह लें, कि जिस तरीके से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की फॉर्मेशन हुई जमीन के नीचे। और जमीन के नीचे भी आप लोग इस चीज को देख लीजिए कि समंदरों के नीचे, आगे जाकर ये आपको पॉइंट में क्लियर करूंगा कि जमीन के नीचे, जो समंदर के नीचे ऑयल बना था, वो जमीन के नीचे कैसे आ गया। अगली तस्वीर में आप लोगों को दिखाता हूं। यहां पर आप लोग देखिए, मैंने अपना दूसरा ऑब्जेक्टिव कहा था कि किस तरह से पता चलाया जाता है कि किसी खास इलाके के अंदर पेट्रोल या गैस या कोई भी क्रूड ऑयल मौजूद है। तो इसके लिए जो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज जो कि ऑयल्स को डिटेक्ट करती हैं, वो जो ड्रिलिंग करती हैं, उनके पास जियोलॉजिस्ट होते हैं। जियोलॉजिस्ट, बहुत ही फेमस किस्म के जियोलॉजिस्ट, और लाखों करोड़ों रुपए के मुआवजा लेते हैं उन कंपनी से, और ये उनको सर्वे करके बताते हैं कि कौन से इलाके में ऑयल हो सकता है। अब जियोलॉजिस्ट एक इलाके के अंदर तेल को तलाश करने में बहुत सारे पैरामीटर्स को देखता है। वो सबसे पहले तो एंशिएंट एरा की, जो पुराने वक्तों की जो हिस्ट्री है, वो सारी किसी इलाके के बारे में देखता है कि इस इलाके में सबसे पहले क्या था, समंदर इस इलाके में था या नहीं था, इस इलाके के अंदर पहले कौन कौन से जानवर पाए जाते थे,
और ये इलाका उसके जो ऊपर सैंपल्स, कुछ रॉक्स, कुछ पत्थर इकट्ठे करते हैं, ये सारा काम जियोलॉजिस्ट करता है। ज़मीन के ऊपर वो तजर्बात करता है और अपने मैथमेटिकल्स जो उनके नॉलेज होता है, जो इल्म होता है, उसको इस्तेमाल करने के बाद वो इंतखाब करता है जियोलॉजिस्ट के इस जगह पर ऑयल के रिजर्व ज़मीन के नीचे हो सकते हैं। अब उसके जियोलॉजिस्ट जो डायरेक्शन देता है, उसके बाद अगला प्रोसीजर क्या होता है, कुछ सैटेलाइट्स के इमेज इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ धमाके किए जाते हैं, जो आवाज़ की लहरें जाती हैं नीचे, अगर ऑयल्स वहाँ पर मौजूद हैं तो उनकी गूंज से भी कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी इलाके के अंदर ऑयल्स हैं या नहीं हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ऑयल्स की जो डिस्कवर करने के लिए, ऑयल के रिजर्व्स को किसी जगह पर डिस्कवर करने में। और ये काम बहुत ही फेमस और बहुत मशहूर और तजर्बाकार जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वही सबसे पहले करते हैं, और फिर वो कंपनी को कहते हैं कि इस जगह पर आप लोग अपनी ड्रिलिंग करें। अगला जो प्रोसीजर है इसको डिस्कवरी के बाद, वो ड्रिलिंग का होता है। देखें, ड्रिलिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। ज़मीन के नीचे तकरीबन 400 से 500 मीटर गहराई तक जाना पड़ता है। ज़मीन के नीचे रॉक्स भी हो सकती हैं, मुश्किल भी पेश आ सकती है। सो इतना जो पैसा इन्वेस्ट करती है कंपनी ड्रिल करते हुए, वो सारे के सारे डिपेंडेंट होती है उस जियोलॉजिस्ट के ऊपर जो उनको सर्वे करके दे रहा होता है। सो आप लोग यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक जियोलॉजिस्ट जो ज़मीन के बारे में सब कुछ इल्म रखता है, रियाजी का, मैथमेटिक्स का, सो कितनी इंपॉर्टेंस होती है उसकी और कितना मुआवजा वो किस चीज़ का लेता है। अगली तस्वीर में देखिए कि ये ड्रिलिंग हो रही है ज़मीन के नीचे। अब ड्रिलिंग का जो प्रोसीजर है वो रिग लगा है, उसके नीचे सारी जो ड्रिलिंग का मैकेनिज्म होता है, ज़मीन के अंदर तक पाइप्स डाले जाते हैं, उनके साइड में सीमेंट भरी जाती है ताकि प्रेशर के साथ वो पाइप्स जो है वो कोलैप्स ना हो, आपस में मिल न जाए। अगली तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में फिर आप लोग देखें कि समंदर के अंदर एक कश्ती, यहाँ पर कश्ती ने एक शिप है, एक जहाज, बहरी जहाज के नीचे से उन्होंने ड्रिलिंग स्टार्ट की हुई है। यहाँ पर आप कुछ लेबलिंग को पढ़ सकते हैं। पिलिंग इनसाइड जैकेट लेग और सी फ्लोर है। यहाँ पर ये वेल्स एंड डिफरेंट डायरेक्शन में ऑयल और गैस के रिजर्वायर्स तक वो अपनी ड्रिलिंग कर रहे हैं। अगली तस्वीर में देखिए एक और ड्रिल पाइप आ रहा है नीचे, उसकी केजिंग की गई है, ड्रिल बिट है एंड पर, और ये सारी की सारी जो इसको मशीनरी को बोलते हैं, ये रिग है एक। अगली तस्वीर में चलिए जी। अब ऑयल निकल आया है। फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पर एक जियोलॉजिस्ट ने कहा कि ऑयल है यहाँ पर, उसकी ड्रिलिंग हुई, वहाँ पर ऑयल के कामयाब तरीके से ऑयल और गैस वहाँ से निकली है। अब क्या वही ऑयल डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर? एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ऑयल की सफाई का, जिसे हम सादा ज़बान में कहते हैं, लेकिन इसको कहते हैं रिफाइन। रिफाइन करने के लिए ऑयल को, जो ऑयल ज़मीन से निकलता है, उसको सादा ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान में खाम तेल या इंग्लिश में क्रूड ऑयल बोलते हैं। ये आप लोग जो लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं, ये वो ऑयल होता है जो एक कंपनी ड्रिल करके निकालती है ज़मीन के नीचे से। अब इस क्रूड ऑयल को डायरेक्टली हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। आप लोगों के जहन में आएगा कि ये मोबाइल ऑयल होता है, मोबाइल ऑयल और पेट्रोल है और डीजल, केरोसिन है या वो मिट्टी का तेल है। ये सारे का सारा किस तरह से निकलता है ज़मीन से? तो इस तरह का नहीं निकलता, ज़मीन से सिर्फ एक क्रूड ऑयल निकलता है। इसको फिर रिफाइनरी डिफरेंट टेम्परेचर्स की बुनियाद पर इसको बहुत सारी एग्जाम में इसको आप ये कह लें कि डिवाइड कर देती है कि क्रूड ऑयल, ये क्रूड ऑयल से ये डीजल है, ये पेट्रोल है, ये मिट्टी का तेल है। तो ये सारे का सारा जो प्रोसीजर हो रहा होता है रिफाइनरी में, इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। सो डिस्टिलेशन में क्या होता है कि टेम्परेचर, एक सिलेंडर आप लोग ये देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट टेम्परेचर यहाँ पर लिखे हुए हैं, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 और ऊपर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो कम से कम जो टेम्परेचर पर जो इसको अलहदा किया जा रहा है ऑयल से, जो चीज़, वो गैस है। उसके बाद नीचे अगर आप देखते चले, नेफ्ता है, गैसोलीन है, ये वो पेट्रोल है जो हम लोग अपनी मोटरसाइकिल या बाइक्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। नीचे केरोसिन है जिसको डीजल बोलते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल, हैवी गैस ऑयल और रेजिडुअल एंड पर जो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पर नीचे मौजूद है। ये सारा एक डिस्टिलेशन टावर होता है जिसके अंदर एक रिफाइनरी जो है इसको सफाई कर रही होती है। आप लोग सादा जुबान में ये कहें कि इसको बहुत सारी जो एग्जाम है उनमें हमें ये रिफाइन करके देती है, और ताकि हम इसको अपने इस्तेमाल के लिए जो है ज़ेरे इस्तेमाल ला सकें। तो ये प्रोसेस, डिस्टिलेशन का प्रोसेस, में एक अलहदा से इस पर वीडियो बनती है, वो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड करूँगा। फर्दर अभी आगे चलते हैं। सो अब एक और ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो का कि कौन कौन से दुनिया के अंदर मुल्क हैं जहां पर ऑयल के रिजर्व्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर भी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक सही तरह से डिस्कवरी नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर हमें सही तरह से नहीं पता कि पाकिस्तान उन बड़े ममालिक में आता है या नहीं। लेकिन जो बड़े ममालिक हैं वो, ये सबसे ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है मुल्क येलो पट्टी में, वेनेजुएला, ये साउथ अमेरिका बरआज़म का एक मुल्क है। और यहाँ पर ऑयल डिस्कवर तो हुआ है कि सबसे ज़्यादा ऑयल यहाँ पर है, लेकिन अभी तक वहाँ पे इतनी ड्रिलिंग आप कह लें कि जो अरेबियन कंट्रीज़ में हो रही है उतनी वहाँ से अभी उतना तेल नहीं निकाला जा रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़खायर वेनेजुएला के पास है।
जो स्टडी, जो लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक आने वाली अगली स्टडीज क्या कहेंगी, इस चीज़ का अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरे नंबर पर आप लोग देख सकते हैं सऊदी अरेबिया, उसके नीचे कनाडा है, ईरान और इराक और कुवैत, यूएई। तो ये देखें, सऊदी अरेबिया से लेकर ईरान, इराक, कुवैत और यूएई, ये सारे के सारे आप कह लें कि जो गल्फ है, जो पर्शियन गल्फ है, अरेबियन गल्फ है, इसके आसपास वाले सारे मुल्क हैं। सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, यूएई के पास है, ईरान के पास, इन ममालिक में। तो पाकिस्तान का जो इलाका बलूचिस्तान का है वो इन इलाकों के आसपास लगता है ना। तो इस चीज़ के चांसेस हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान से या जो अरेबियन सी पाकिस्तान के पास है वहाँ से ऑयल मिलने के आप कह लें कि जो चांसेस हैं, जो तवक्कात हैं वो काफ़ी हैं। लेकिन देखेंगे कि ये फ्यूचर में क्या होता है। रशिया के पास भी है, लीबिया और नाइजीरिया, ये अफ्रीका के कंट्रीज हैं, इनके पास भी ऑयल के रिजर्व्स हैं। ये आप लोग आगे बैरल्स देख सकते हैं, आगे बताया भी हुआ है कि कितनी कितनी अमाउंट में उनके पास तेल के रिजर्व्स मौजूद है। अगली तस्वीर पर चलते हैं। ये सबसे बड़ा जो आप कह लें कि रिजर्व है सऊदी अरेबिया के अंदर, दुनिया का एक जो कुआं आप लोग कह लें, एक कुआं जो सबसे बड़ा है ऑयल जो रखता है वो सऊदी अरब का ये डिस्ट्रिक्ट है अल हसा, डिस्ट्रिक्ट नहीं सॉरी प्रोविंस है, सूबा है अल हसा। ये आप लोग देखें कि ये वाला इलाका है, ये जो ग्रीन नज़र आ रहा है, ये गवार इसको बोलते हैं। इस रिजर्व का जो नाम रखा गया है इसको गवार कहते हैं। नीचे अल हसा आपको नज़र आ रहा है, ये प्रोविंस है। उसके ऊपर आपको ये जो ब्लू कलर नज़र आ रहा है, ये समंदर है जो गल्फ है, अरेबियन गल्फ, जो ईरान से आगे समंदर घुस जाता है अंदर कतर तक और कुवैत तक। ये कुवैत यहाँ पर रहा। सो ये इस गल्फ के आसपास ही आप लोग कहें कि यहाँ पर इसका ऑयल का जो सबसे बड़ा जखीरा जहाँ पर सऊदी अरब के पास है। अब इस गल्फ के इस पर ये ईरान का इलाका है, ये ईरान का इलाका है और ईरान के साथ ही यहाँ लगता है हमारा बलूचिस्तान। सो इस चीज़ के अब ज़्यादा इम्कानात हैं कि इस इलाके में अगर हर साइड पे इधर उधर ऑयल मिल रहा है तो हमारे इलाके में भी मिले। सो ये डायग्राम आप लोगों ने समझ ली कि सबसे बड़ा गवार जो ये रिजर्व है और ये अल हसा सऊदी अरेबिया का जो प्रोविंस है। अब मैं इस आपको ऑयल के रिजर्व के बारे में बताता चलूँ कि कितना गहरा है, इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी जो लंबाई है आप कह लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी लंबाई है 280 किलोमीटर इस ऑयल रिजर्व की। और ये चौड़ाई जो आप कह लें इस साइड से लेकर इधर तक, ये चौड़ाई जो है ये बन रही है इसकी तकरीबन 100 मीटर इसकी डेप्थ है नीचे और 40 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। 40 किलोमीटर यूं है, 280 किलोमीटर यहाँ से लेकर इसकी लंबाई है और 100 मीटर इसकी विड्थ है, इसकी गहराई है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑयल का एक कुआं आप लोग कहें वो सऊदी अरेबिया के पास है। अगली तस्वीर पर चलते हैं। ये वही फिर से समंदर, अरेबियन गल्फ, इधर से पर्शियन गल्फ, ये ईरान है, इधर कतर, इधर कुवैत और ये सऊदी अरब का सारा इलाका है। सऊदी अरब का आप कह लें कि ये मशरक शुमाल मशरकी इलाका है जहाँ पर यह गवार जो बड़ा सबसे बड़ा कुआं है अल हसा प्रोविंस में। सो अब मैं आप लोगों को एंड पर कुछ चीज़ें और मैंने ऑब्जेक्टिव्स में रखी थी कि ज़मीन के अंदर जो तेल है क्या ये हमें हमेशा मिलता रहेगा, ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये अनलिमिटेड नहीं है ऑयल, ये ऑयल ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अब आपको लेकर चलता हूँ ऑनलाइन एक वेबसाइट पर जो कि ये बताती है हमें कि कितना ऑयल इस वक्त ज़मीन के अंदर बाकी है और ये कितने सालों बाद ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए आप लोग इस पेज पर ऑयल रिजर्व्स। अब मैं आपको क्वांटिटी भी बता देता हूं कि कितना ऑयल 2015 की एक स्टडी के बाद ये बात सामने आई कि दुनिया के पास टोटल जो ऑयल 2015 के बाद मौजूद है वो 1650 अरब बैरल है। 1650 अरब बैरल्स, इस नंबर को याद रखना। जो बैरल, एक बैरल जो है वो 159 लीटर्स के बराबर होता है। 1650 अरब बैरल्स दुनिया के पास टोटल ऑयल मौजूद है, जो रिजर्व्स है टोटल। और एक साल के अंदर जो यूज हो रहा है 35 अरब बैरल्स। 1650 अरब बैरल्स टोटल, 35 अरब एक साल में यूज हो रहा है। सो अब देखें 47 साल के बाद, अब से 47 साल के बाद ये ऑयल जो है ये खत्म हो जाएगा दुनिया से। अब से 47 साल के बाद दुनिया का ऑयल जो जमीन के नीचे है वो खत्म हो जाएगा। ये स्टडी जो 2015 में हुई थी। तो ये अनलिमिटेड तो नहीं है। क्या 47 साल के बाद गाड़ियां कैसे चलेंगी, एनर्जी कहां से आएगी? सो आप लोगों ने देखा होगा कि टेस्ला जो इतनी मशहूर कंपनी हुई है गाड़ियों की, वो ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिनको बोलते हैं। सो दुनिया जो है ट्रांजिशन ले रही है ऑयल से इलेक्ट्रिसिटी और जो मुतबादिल अल्टरनेट जो और सोर्सेज हैं एनर्जी के, कि ऑयल की कंजम्पशन कम से कम की जाए और
सोलर एनर्जी की तरफ चला जाए, हाइड्रो एनर्जी की तरफ चला जाए, जो विंड पावर होती है उसको इस्तेमाल किया जाए, और जो मुतबादिल अल्टरनेट जो रूट है हमारे पास, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, उनको इस्तेमाल करके ऑयल की कंजम्पशन को कम किया जाए। और वो एक फ़ायदा तो ये होगा कि ऑयल जो है उसकी कंजम्पशन कम होगी, कुछ ना कुछ रिजर्व्स हमारे पास बाकी रहेंगे, और दूसरा फ़ायदा ये है कि वो सारे के सारे जो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हैं उनसे आलूदगी नहीं फैलती, पोल्यूशन उनसे कम होती है। अब आप लोग जो आने वाला टाइम है 47 साल में, आप लोग के लिए एक चीज़ जो है वो बहुत ही आप कह लें कि सरप्राइजिंग होगी कि आप बहुत जल्दी जल्दी ये ट्रांजिशन अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि दुनिया ऑयल से अब उन अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर शिफ्ट होगी। आप लोग देखेंगे अपनी लाइफ में इंशाल्लाह। और अब इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में कुछ सवाल आते हैं। मेरे जहन में एक सवाल आया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि दो सवाल आए हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक बात कही थी कि ये ऑयल बनता है ज़मीन के नीचे, ये समंदर में सबसे बनना स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। तो अगर ये समंदर में बनना शुरू हुआ था तो ये कुहाट वाले इलाके में कैसे निकल आया? ये बहुत से ऐसे भी इलाके हैं जहां पर ये समंदर से दूर निकल रहा है, जो ज़मीन से निकल रहा है। ये सवाल आपके जहन में आता है? और दूसरा सवाल ये मैं आपसे यहां पर करूंगा कि हमने कहा कि मिलियन साल पहले प्लांट्स और जानवरों से ऑयल जो है वो बना ज़मीन के नीचे, और अब हम लोग कह रहे हैं कि ज़मीन के नीचे ये तेल ख़त्म हो जाएगा। क्या अब के जो समंदरों के अंदर जो अब के पौधे हैं, जो अब के जानवर हैं, जो अब के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे अब तेल नहीं बन रहा क्या? अगर उनसे अब बन रहा है तो फिर तो ये अनलिमिटेड होना चाहिए, ये तो ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पहले वाला था वो अब इस्तेमाल हुआ, जो अब वाले जो पौधों से जो बनेगा वो हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो पहले सवाल का जवाब मैं आपको बताऊं कि ज़मीन जो समंदरों में तेल बना और वो खुश्की पर कैसे मिला। आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन दूं कि ये जो हमारी ज़मीन है ये हमेशा से इस तरह की नहीं थी। ये समंदर है ये हमेशा से इस जगह पर नहीं थे। हमारी ज़मीन के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स बनी। एक बहुत बड़ा बर-ए-आज़म हुआ करता था ज़मीन का सबसे पहले, ये भी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात है। हमारा जो बर-ए-आज़म सब कॉन्टिनेंट है ये अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। ज़मीन की एक प्लेट टूटी और वो आकर इधर एशिया में आकर जम हो गई, जो कि हमारा हिस्सा है इस वक्त। पानी के ऊपर ये ज़मीन मूव करती रही है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ये मूव करती रही हैं। इस चीज़ के चांसेस हैं कि जो ऑयल समंदर के नीचे बना था वो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव करने के बाद अब ज़मीन के नीचे आ गया। जो पहले समंदर का हिस्सा हुआ करता था अब वो ज़मीन के नीचे मौजूद है। ये पहले सवाल का जवाब। आप लोग क्या कहते हो? आप भी अपनी ओपिनियन यहाँ कमेंट्स में लिखना। और दूसरा सवाल कि अब वाले प्लांट्स और पौधों से, जानवरों से ऑयल हमें मिल सकता है फ्यूचर में? जी मिल सकता है। जो प्रोसीजर मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ था नेचर में वो प्रोसीजर आज भी हो रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं बताता चलूं कि सबसे पहला जो ऑयल का कमा बनाया गया था वो 1859 में ड्रिलिंग की गई थी। और आप लोग देखें कि 200 साल के बाद जो मिलियंस ऑफ ईयर्स का जो प्रोसीजर था, जो लाखों साल जिसको लग गए, हमने उस तेल को कितने अरसे में ख़त्म कर दिया। इंसान ने सिर्फ 200 साल लगाए, वो सारे का सारा तेल जो लाखों साल ज़मीन के नीचे बनता रहा उसको ख़त्म कर दिया। अब जो तेल बन रहा है अब के प्रोसीजर से, अब के जो प्लांट्स और अब के जानवरों से, इसको भी लाखों साल लगेंगे फिर इतना तेल बनते हुए। 1650 बिलियन बैरल्स बनते हुए लाखों साल लगेंगे, और फिर हम इसको 200 साल में जब ख़त्म कर देंगे तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि कितना टाइम अभी बाकी है इस तेल को आगे बनने में, क्योंकि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में और बहुत टाइम टेकिंग ये सारे का सारा प्रोसेस है, और हम लोग इसको इस्तेमाल कर देते हैं सिर्फ 200 सालों में। दूसरे सवाल का भी आंसर आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि इसको तो बहुत टाइम लगना है, क्योंकि इतना तेल बनने में बहुत टाइम लगना है, लेकिन हमने इसको बहुत जल्दी यूज़ किया है। जो अब का तेल है वो हम मिलियन ईयर्स बाद भी अगर कोई यहाँ पर मौजूद हुआ तो वो शायद देख पाए, या शायद वो भी ना देख पाए, क्योंकि जो थोड़ा थोड़ा ऑयल बनेगा वो तो हम निकालते ही रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही होगी आपके लिए, आपके इन्फॉर्मेशन में इसने इजाफा किया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन से भरपूर जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।